अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन लाहौर स्पेशल। आज हमारे साथ बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद है जिसमें हमारे लाहौर के बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं और हमारे साथ आज दो पार्टीज़ के लीडर्स मौजूद हैं। और ये दो पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगी, लेकिन जो इनकी सियासत है अब वो महदूद हो गई है एक दूसरे पर इल्ज़ामात की हद तक। हम आज कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रायवंड और बनी गाला के आगे जहान और भी हैं और पाकिस्तान में क्या मसले और भी हैं जिन पर नज़र नहीं जा रही। जहां पर इत्तेहादी जमातें तो लगी हुई हैं अपनी मुद्दत पूरी करने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को खुश रखे हुए है, बल्कि तीनों अपने इत्तेहादियों को खुश रखे हुए है। और यहाँ पर एक अपोजिशन है जो कि अपोज कर रही है आने वाली अपोजिशन या रूलिंग पार्टी को। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वर्सेस PMLN आज हमारे साथ मौजूद हैं साद रफीक साहब, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साद रफीक साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शफकत महमूद साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ऑफ द PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी सारी ऑडियंस, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले शफकत साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो साद रफीक साहब हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, इनसे आपका मसला क्या है? इनसे नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इनसे तो मेरा कोई मसला नहीं है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक जिसे अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट है वो कहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज एक रवायती पार्टी है और एक रवायती सियासत करती रही। PTI एक रवायती जमात नहीं है, वो एक तहरीक है और मुल्क को तब्दील करने की एक तहरीक है। हमारा सियासी तौर पे भी और पॉलिसीज़ में भी बहुत फ़र्क है। मसलन सियासी तौर पे PMLN जो है वो इस नज़रिए पे यकीन रखती है कि कोई दायमी दुश्मन नहीं है, कोई दायमी दोस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी के आजकल ख़िलाफ़ है लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ चले। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो ये तक कहा कि अगर जरदारी साहब को उनकी पार्टी छोड़ दे तो फिर भी मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। तो हम तो समझते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ ये सब ये PMLN जो है ये दोनों इकट्ठे हैं और मुल्क को इस नहज पे पहुँचाने में दोनों शामिल हैं। PMLN जो है उन्होंने 4.5 साल में कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराया पंजाब के अंदर। हम ये समझते हैं कि तालीम और सेहत जो है उससे ह्यूमन डेवलपमेंट जब आगे होगी तो तब ये मुल्क तरक्की करेगा। PMLN ने 5,700 स्कूल पंजाब में बंद कर दिए और जो आप लिटरेसी रेट है वो स्टैटिक है। उसके बाद हेल्थ में एक्चुअली पिछले 4 सालों में कोई नया अस्पताल नहीं बना, कुछ नहीं बना। सो इस तरह अगर मैं आपको गिनाने लगूँ तो पॉलिसीज़ में भी बेशुमार फ़र्क है और सियासत की तरफ जो अप्रोच है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है साद साहब, जस्ट स्ट्रेट टू यू, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 5,700 स्कूल आपने बंद कर दिए, कोई नया अस्पताल नहीं बनाया और भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो बुनियादी है फ़र्क आप में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बकौल शफकत महमूद साहब के कि वो तहरीक है और आप एक रिवायती सियासी जमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी शफकत महमूद साहब का बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं और हम यहाँ पे सियासत को क्रिटिसाइज़ करेंगे और एक दूसरे को ब्लेम गेम में हम नहीं जाना चाहेंगे। मेरा ख्याल हम दोनों जो हैं ये काम नहीं करते। जहाँ तक मेरे भाई शफकत महमूद साहब ने बात की है तो काश कि इमरान खान साहब ने जिस जमात को बनाने की कोशिश की है वो जमात बन सकती। तहरीक तो बहुत बड़ी चीज़ है और वैसे भी माजरत के साथ इस मुल्क में एक बार जब कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा की क़यादत में मुस्लिम लीग तहरीक बनी थी तो बनी थी, उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी तहरीक नहीं बन पाई, बल्कि सियासी जमातें भी सही मानों में नहीं बन पाई। इन्होंने फरमाया कि हमारा ये ख्याल है कि दायमी दोस्त और दायमी दुश्मन होते, दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि जो लोग सियासत में दायमी दुश्मन और दायमी दोस्त बना लेते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं होते, कुछ और होते हैं। और ये दुनिया भर की सियासत के कुछ असूल, बुनियादी असूल हैं। वैसे इनकी जमात का अपना हाल ये है कि ये अपने मौक़िफ़ में बहुत जल्दी तब्दीली लेके आते हैं। मसलन इन्होंने चौधरी शुजात साहब को करप्शन किंग का मुझे अच्छी तरह याद है, डिनाई नहीं करेंगे। फिर मैंने कुछ अरसे बाद मोहतरम इमरान खान साहब को उनसे हाथ मिलाते उनकी राइशगाह पे जाके ये कहते सुना कि आप ही रियल अपोजिशन हैं। इसी तरह ये MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन को बरतानिया से निकलवाने के लिए गए थे, वहाँ से लौटे और जब कराची का जलसा किया तो पूरे जलसे में सना आपको भी पता और पूरी कौम को दुनिया जहान की बातें की। हमें वहाँ पे कराची में खड़े होकर मलाइन किया, लेकिन MKM और अल्ताफ़ हुसैन जिन्होंने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। और इनकी शिफ्ट की ताज़ा तरीन मिसाल हमारे साबका दोस्त जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, शेख रशीद साहब हैं, जिनके साथ अभी ताज़ा इन्होंने अपना मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार किया। वो हमारे भी पीछे पड़े रहे लेकिन हम समझते थे कि ये बोझ हम उठा नहीं सकते, इन्होंने उठा लिया।
जो स्कूलों की बात की है शफकत साहब ने, चूँकि कोई और करता तो मैं उसको सियासी बयान समझता। शफकत साहब चूँकि एक पढ़े लिखे और एक तजुर्बाकार आदमी हैं, मैं बड़े इनसे अदब से गुजारिश करूँगा, 5700 तो बहुत बड़ा फिगर है, ये 700 स्कूलों के नाम पते अल्लाह ताला इन्हें भी ज़िंदगी दे, मुझे भी, आपको भी सलामती दे, ज़रूर बता दें, बल्कि 70 स्कूलों के नाम पते बता दें, ताकि हमें मालूम हो कि 5700 स्कूल पंजाब में बंद हो गए और वो कौन सा जिन था जिसने बंद कर दिया, हमें मालूम नहीं पड़ा। 2 खरब रुपए का एजुकेशन का बजट है इस वक्त पंजाब का। इत्तफाकन यहाँ डाटा भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं उसकी डिटेल बता सकता हूँ, किस किस मद में कितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एजुकेशन पे लगाए हैं। हुकूमत पंजाब फरिश्तों की हुकूमत नहीं है, मैंने ये कभी कहा ही नहीं। मैं उन लोगों में शामिल ही नहीं हूँ जो अपनी जमातों की बिला वजह मदासराई करें, तो आप इस तरह ना करें, आप ज़रूर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन इसके अलावा इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की बात की। ये एक दुरुस्त बात है कि लोकल गवर्नमेंट के चारों सूबाई हुकूमतें इंतखाबात नहीं करा सकें। ये कोई नहीं बताता कि 2010 तक मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून चल रहा था और पहले 2 बरस उसमें ज़ाया हुए और उसके बाद 1 बरस, 1.25 बरस, 1.5 बरस जो था वो हम उसका नया मॉडल लाना चाह रहे थे, हमने उसकी तैयारी कर ली है। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि जब इंतखाबात में 6-7 माह रह गए तो आम इंतखाबात होने चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले करवाएं। इनसे ये ज़रूर पूछें, अगर इनकी ख्वाहिश है कि जनरल इलेक्शन बाद में और लोकल बॉडीज़ पहले हो, तो इनका नुक्ता नज़र भी लेने लगा। ठीक है शफकत साहब, वेरी क्विकली, ये बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी NA-55 का जो किला है वो आपकी तहरीक से ज़रा ज़्यादा ही मजबूत निकला। इस पर भी अगर जवाब दे दें तो फिर हम ऑडियंस से सवाल लेंगे। ज़रूर। पहले तो साद साहब ने कहा कि MQM ने पाकिस्तान को हॉस्टेज रखा हुआ है, कराची, और कराची को चले हॉस्टेज रखा हुआ है। और आपने कल की अखबारों में देखा कि PMLN के इसहाक डार साहब और बाकी साहब बगलगीर हो रहे थे बड़े पुरजोश अंदाज से, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बयान भी दिया है कि हम तो MQM के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो उन्होंने कहा उसका आपको शफकत में बयान नहीं दिया, पहली बात सीख है, ये बयान नहीं दिया। बारह दूसरी बात ये है कि शेख रशीद साहब, देखिए बात ये है कि शेख रशीद साहब ने हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं की, शेख रशीद साहब के साथ हमारा अलायंस कोई नहीं हो रहा। शेख रशीद साहब के साथ अगर कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हुई तो वो उस वक्त होगी जब इलेक्शन होंगे, इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने खान साहब को इनवाइट किया, खान साहब वहाँ चले गए। एजुकेशन की बात की, मेरे भाई, ये बात शेख रशीद साहब को पता है? जी बिल्कुल पता है, शेख रशीद अहमद साहब को पता है। मैं अपनी पार्टी के बिहाफ से अर्ज कर रहा हूँ कि वो ना हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही उनके साथ कोई अलायंस हो रहा है, और सीट एडजस्टमेंट की बात उस वक्त होगी जब इलेक्शन करीब आएगा। एजुकेशन की मेरे भाई ने बात की कि कहाँ से ये मैं एक करूँ, पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जो कि पंजाब हुकूमत का अदारा है, वो ये कहता है कि सन 2008 में लिटरेसी रेट पंजाब में था 59% और पॉपुलेशन बढ़ी और सब कुछ हुआ, 2011 में 60%, यानी कि 1% का सिर्फ इजाफा हो। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक होती है जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेट कहते हैं प्राइमरी लेवल पे, यानी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में जो एनरोल हो रहे हैं वो कितने जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं। वो 2008 में 62% था, अब 61% रह गया। यानी कि पंजाब में एक्चुअली जो बच्चे स्कूल हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूलों में प्राइमरी लेवल पे, वो एक्चुअली कम हुआ है। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों को कंपेयर करें और आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करें तो वो बात समझ में आती है। ये तो पंजाब का अपना अदारा ये कह रहा है। तो इसलिए हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि तालीम जैसी एक जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, 3 दानिश स्कूलों पे जो पैसा खर्च किया गया है, एक बच्चे पे 16,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल जो है उनमें 1600 रुपया एक बच्चे के ऊपर खर्च कर दिए। 30% स्कूल है पंजाब में जिनमें कोई टॉयलेट नहीं है, ये फिगर्स पब्लिश्ड फिगर्स हैं। 20% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी नहीं है। कौन क्यों एजुकेशन की बात करते हैं? एजुकेशन की बात इसलिए करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो कर रही है, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट नहीं करेंगे ये मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता, आपकी GDP नहीं बढ़ सकती। मैं आपसे फिर बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आदाद शुमार को ठीक कीजिए। 2007 का एजुकेशन का बजट निकालें जब हम आए थे, और 2012 का, तो वो डबल हुआ होगा एजुकेशन का बजट। नहीं हुआ है भाईजान, अब मैं बहस करता रहूँगा, हुआ है, आप कहेंगे नहीं हुआ। बार मैं फिर मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी सुन ली, हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सकता शायद इस पर। 12 लाख बच्चे सना, 12 लाख बच्चे, ये पहली बार हुआ है।
प्राइवेट स्कूल्स में उनकी फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए, जिनमें कोई 1800-1900 बच्चे मेरे हल्के के भी शामिल हैं। और इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ करूँ कि 16% एजुकेशन बजट में इजाफा है हमारी हुकूमत में पिछले साल की निस्बत। अब मैंने ये सफ़ा उल्टा है तो मैंने लिखा हुआ था 4 नए मेडिकल कॉलेज हैं, एक विमेन यूनिवर्सिटी है। ये जो मेडिकल कॉलेज ये बन रहे हैं साहिवाल में, सियालकोट में, सरगोदा में, डेरा गाजी खान में। तो ये दानिश स्कूल की बात की है। दानिश स्कूल किधर बन रहे हैं और कौन पढ़ रहा है? मेरे बच्चे तो दानिश स्कूल में नहीं पढ़ रहे, ना शफकत साहब के। हासिलपुर, राजनपुर, मियांवाली, भक्कर, जांडर, चिश्तियाँ, ये रिमोट एरियाज़ हैं पंजाब के। अगर वहाँ दानिश स्कूल बन गए हैं और वो एक झोंपड़ी वाले के बच्चे को पिक करके वहाँ पे वो मयार दिया जा रहा है जो एचएसएन कॉलेज का मयार है, तो इसके ऊपर हमें एतराज़ तो नहीं करना चाहिए। क्या ये पाकिस्तान की सो कॉल्ड इलीट का और अशराफिया का हक है कि जिसके पास पैसा है उसी का बच्चा किसी ग्रामर स्कूल में या एचएसएन कॉलेज में पढ़े? और अगर शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल बना दिए, इब्तदा में मैं भी इनका हामी नहीं था, बड़े महंगे स्कूल हैं और मैं भी ऑन द रिकॉर्ड था और मैं भी ये कह रहा था पार्टी के अंदर कि ये बड़े महंगे स्कूल हैं, लेकिन हमने डिबेट की है और हम इस बात पे कन्विंस हुए हैं। अच्छा, आपने कहा 30% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। जब हम आए थे तब का डाटा दिखाएं ना आप, तब क्या था और अब क्या है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा जो मैक्सिमम हम कर सकते थे किया। बाकी ये 5% बढ़ा दें एजुकेशन का बजट, सेहत का 6% हवा में बढ़ाना है, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं 6 गुना वाह पे आ जाने तो राह पे आ जाने। ये तो जब जिम्मेदारी पड़ती है और आपको पता है कि रुपया 1 है और इसमें 2 पैसे इधर लगाने हैं, रुपया 1 ही है, उसी को घुमा के आपने 2.5 रुपए का काम लेना है, पता फिर लगता है। लेकिन जब आपने कोई टाउन कमेटी भी ना चलाई हो, कभी आपने किसी बल्दिया के यूनियन काउंसिल को भी ना चलाया हो और आप समझें कि आप एक हॉस्पिटल चला के सक्सेसफुली, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। आप 18 करोड़ लोगों का मुल्क भी उन्हीं खतूत पर चला लेंगे। मैंने अगले दिन मोहतरम इमरान खान साहब को आप ही के जियो के एक प्रोग्राम में सुना, तो एंकर ने कहा कि आप पाकिस्तान को शौकत खानम की तरह चलाना चाहते हैं। तो वो कहने लगे कि अदारे ही होते हैं, जिस तरह अदारे चलते हैं वैसे इस मुल्क को चलाएंगे। नहीं जी नहीं, आपके एंकर ने कहा और मैं भी कहता हूँ कि इस तरह के रफाही फलाई अदारों में कोई गिलगित बिल्तिस्तान नहीं होता, कोई शोरिशज़दा बलोचिस्तान नहीं होता, वहाँ सूबों की तकसीम के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ पानी के वसाइल पर जंग नहीं लड़ी जाती, वहाँ KPK में इंसर्जेंसी नहीं होती। सो मुल्क को चलाना और एक अदारे को चलाना, उसमें बहुत फ़र्क है। नहीं, उसमें यकीनन मियाँ साहब को और जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को और PMLN को बहुत ज़्यादा तजर्बा है मुल्क चलाने का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 30 साल से 40 साल से ये मुल्क चला रहे हैं और जिस हालत में हम पहुंच गए हैं, दिवालिया हमारा निकलने वाला है, लोग जो है भूख से मर रहे हैं, लोड शेडिंग जो है वो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। तो माशाल्लाह इस किस्म का तजर्बा जो है ना, ये तो अल्लाह करे कि हमें ना ही कभी हासिल हो। इस किस्म की जो आपने मैनेजमेंट की है, अल्लाह करे हमें वो ना ही आए वो मैनेजमेंट। ये अगर आपका तजर्बा है और ये आपने चलाया है मुल्क को पिछले 30-40 साल में, आपने और पीपल्स पार्टी ने और फौज ने मिलकर अगर ये तोहफा दिया है हमें कि जी लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी इतनी बदहाली जो है कभी हुई नहीं, तो मैं साथ साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तालीम हमें प्लीज़ ना दीजिए और कोई तालीम दे दें, ये ना दें। मुझे सिर्फ ये कहना है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर ज़ाहिर अब इनके पास भी बड़े बड़े अजीम महान तजर्बाकार आ गए हैं। खुद मेरे भाई सेनेटर रहे हैं, शफकत भाई बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेरा ख्याल सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे हैं, बरसों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब को निकाल के या PTI का वो एलिमेंट जिन्होंने आजमाइश के मरहले पे इमरान खान साहब का साथ दिया, तो बाकी जो है वो खैर से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से निकले हुए लोग ही हैं। वो मखदूमीन हो जो लेफ्ट और राइट बैठते हैं इमरान खान साहब के, सब तजर्बाकार लोग हैं। इसलिए जो गुनाह किए मुस्लिम लीग नून ने या किसी पार्टी में, उनमें से बदरजाए अतम अब आपकी पार्टी में आ चुके हैं और जैसा तजर्बा वहाँ करते रहे उससे बदतर तजर्बा आपकी पार्टी में करेंगे। ठीक है, ओके, एक सवाल ले लेते हैं। उस सिलसिले में नाम और उस सिलसिले में जो अमीर मकाम और बाकी लोग आपके साथ आए, हम तो वही बुरे ना, फरिश्ते आप हैं भैया, हम तो वही बुरे। चले ठीक है, एक सवाल यहाँ से लेंगे, उसका ब्रेक लेंगे, फिर जवाब ब्रेक के बाद। जी, मेरा सवाल ख्वाजा साद रफ़ीक से है कि सर आप कह रहे हैं कि आप एजुकेशनल रेवोल्यूशन लेके आएंगे और आपको माशाल्लाह 30 अक्टूबर के बाद यूथ का भी ख्याल आ गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूथ पाकिस्तान की बैठी हुई है, अगले 10 सालों में पाकिस्तान की यूथ को तकरीबन 4 करोड़ नई नौकरियाँ चाहिए और माशाल्लाह से आपने पिछले 4.5 सालों में 20,000 टैक्सी हमें दी है।
ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आगे आपका क्या प्लान है? क्या आगे भी आपने सिर्फ टैक्सी ही हमें देनी है या 1 लाख लॉलीपॉप यानी कि लैपटॉप देने हैं? ठीक है, ओके, ठीक है। इस सवाल पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ख्वाजा साद रफीक साहब से यही सवाल पूछेंगे और फिर शफकत महमूद साहब के लिए भी गालिबन ज़रूर सवाल होंगे इस पे ब्रेक के बाद। पहले आप मुझसे बात करेंगे। मुझे चांस देगी। Don't do this. Enough. एंड वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं साद रफीक साहब। हमारे साथ मौजूद हैं 400 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ पर लाहौर से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस से, और हम बात कर रहे हैं कि क्या अगर इनकी पॉलिसीज़ इतनी मुख्तलिफ हैं और क्या वाकई इनके इख्तिलाफात इतने ही डीप हैं, क्या ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सुनामी है और आएगा और आके छा गया है, या फिर नून लीग अपनी पॉलिसीज़ के साथ एड्रेस करेगी उन इश्यूज़ को और आगे बढ़ेगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट ने सवाल किया था साथ साहब ब्रेक पे जाने से पहले कि नौकरियां चाहिए और लैपटॉप्स नहीं। अगर आप उसका छोटा सा जवाब दें तो वील मूव ऑन। लैपटॉप पे तो मैं जी गुजारिश करूंगा कि मैं तो उसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूं और बिल्कुल मैं सोच समझ के उसको सपोर्ट करता हूं और इस साल भी इंशाल्लाह लैपटॉप तकसीम होंगे और वो मेरिट की बुनियाद पे होंगे। मैं किसी को लैपटॉप नहीं दिलवा सकता और मुझे इसका हक भी नहीं है मैं किसी को दिलवाऊं। वो मेरिट पे मिलेंगे, उस पर क्रिटिसिज्म भी होता रहेगा, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, क्रिटिसिज्म करना राइट है, मगर लैपटॉप स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इंडिया में भी ये मॉडल चला है और आप देखेंगे और लोग भी इसको फॉलो करेंगे। एक बात, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाली बात जो है वो बड़ी इसलिए जेन्युइन है कि आप लड़कों के हाथों में डिग्रीज हैं लेकिन जॉब नहीं है, और जब एक पढ़ा लिखा लड़का 15-16 साल 17 साल पढ़ के 14 साल और अपने माँ बाप का वो जो एक हलाल का कमाया हुआ रिस्क है वो लगाता है, उसके बाद जॉब नहीं मिलती, उसको मिन्नतें सिफारिशें करना पड़ती हैं, तो उसको बड़ी अजियत होती है और वो गलत रास्ते पे जा सकता है। ये जो जॉब पाकिस्तान में क्रिएट करने का काम है ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको अलग करके इसको भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बुनियादी तौर पे गुर्बत के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है बतौर कौम के, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी रियासत में इतना दमखम है या शायद अगले चंद बरसों में भी होगा कि वो सरकारी मुलाजमतें जो हैं वो तमाम बेरोज़गार नौजवानों को दें। इसलिए हमें अपनी जो हमारा जो एक माशी बदनज़मी है उसको काबू पाना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें अपने बेरोज़गार नौजवानों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। जहाँ तक टैक्सीज़ की बात है ये कोई तंज़ वाली बात नहीं है और इसको तंज़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर 20,000 ख़ानदानों को, भले ये पीनट है, मैं खुद कहता हूँ ये पीनट है, 20,000 ख़ानदानों में अगर मेरिट पे येलो कैप गया है, सियासी बंदर बांटनी हुई, तो इसका तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अभी बहुत बड़ा काम होना बाकी है। देखिए उसके लिए कोई ये कहे कि आप कर नहीं सके, हम कर गुजरेंगे। अलादीन का चिराग यहाँ किसी के पास नहीं है। ये बताने की कोशिश ना की जाए कि मेरी जेब में अलादीन का चिराग है, मैं रगड़ूंगा। मैंने तो आपसे बात ही नहीं की शफकत साहब। तो अलादीन का चिराग रगड़ूंगा और सुबह दिन चढ़ जाएगा। अब अगला इलेक्शन करीब है, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ लोगों को बजाय हमारी बातें सिर्फ सुनने के, सियासी जमातों का मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद अपने दिमाग को अप्लाई करना चाहिए। क्या डुएबल है, क्या किया जा सकता है और क्या ख्वाब है। ठीक है जी, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं साद साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि मुश्किल काम है, नौकरियाँ क्रिएट करना मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरीके से आप मैनेज करते हैं अपनी मईशत को, उससे फ़र्क पड़ता है कि नौकरियां बढ़ेंगी या कम होंगी। अब ये अगर आप पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार देखिए कि पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 5.60 से गिर के पिछले 4 सालों में 3.4 रह गई। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब जो कि आम तासुर में पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है, उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो पाकिस्तान की 3.4 और पंजाब की 2.5, यानी कि तकरीबन 1% पंजाब की ग्रोथ जो है एक मईशत की वो पाकिस्तान से 1% कम हुई है। जब कम होगी तो नौकरियां जो हैं वो और भी मज़ीद कम होंगी, क्योंकि मईशत आगे बढ़ेगी तो नौकरियां मिलेंगी। और दूसरी बात, हमारा बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो एक सेक्टर है वो ज़राअत है, एग्रीकल्चर। इसमें भी एक बड़ी अजीब चीज़ हुई कि सारे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है वो 3% बढ़ा पिछले 4.5 सालों में। बहुत अच्छे। पंजाब का जो एग्रीकल्चर है वो 1% बढ़ा है, यानी कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 3% बढ़ा और पंजाब का एग्रीकल्चर 1% बढ़ा।
अब मेरा भाई ये ज़रूर कहेगा कि जी स्टेटिस्टिक्स, ये तो लोगों ने, मकसद ये है कि एक छोटा सवाल है। मैं ज़रा अपनी बात ख़त्म कर लूँ, मेरी अपनी बात ये है कि ये मिसालें देनी कि जी हमने टैक्सियाँ दे दी, जो कि मैं समझता हूँ पहले भी टैक्सियों में पैसे ज़ाया हुए। 90s के अंदर इतनी बुरी स्कीम थी टैक्सीज, लोगों ने टैक्सियों के रंग करके उनको प्राइवेट कारें बना ली, कुछ किधर चली गई, को अफगानिस्तान चले गई, को कहाँ चली गई। माफ़ कीजिएगा, ये सियासी शोबदाबाजी है। कोई 80 करोड़ रुपया तो इन्होंने इश्तिहारों पे खर्च कर दिया है अपने, तो इस तरीके से ग्रोथ नहीं आती, इस तरीके से नौकरियां नहीं मिलती। ये येलो कैब बांटने से, ये इस किस्म की चीज़ें करने से सियासी तौर पे ज़रूर एक शोबदाबाजी होती है, निकलता कुछ नहीं है इसमें से। मैं इस आदादो शुमार के साथ टोटली डिसएग्री करता हूं, और अगर कोई ऑनेस्टी बाकी है अगर, तो मैं ये पूछता हूं कि हमने काम ठीक भी किया या सारे गलत किए हैं, तो आप बता दें। चले कोई काम ठीक भी किया है वैसे? कोई एक काम ठीक किया कि सारे गलत ठीक भी किया? कहेंगे सारे गलत किए, एक काम ठीक बता दें। शफकत साहब कोई काम ठीक भी किया? मैं इनका एक मिनट शफकत भाई, मैं इनका अच्छा काम बताऊंगा। अच्छा बताएंगे आप? बताऊंगा। अच्छा। मैं पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ के बावजूद उनका अच्छा काम भी बताऊंगा, बशर्ते कि ये दिल बड़ा करके कोई एक अच्छा काम हमारा गिनवा चलें जी, पहले आप एक तो नून लीग ने अच्छा काम किया है, ख्वाजा साद रफीक को अपना आला दर्जे का लीडर बनाया, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात भी तो एक दूसरे की मेरा करनी ख्याल है चाहिए। कि पिछले साल डेंगू की मुहिम को बड़ी अच्छी तरीके से किया, शुक्रिया। लेकिन अब मजबूरी मुझे भी तौर अपनी पे, तारीफ करने दे, लेकिन- मैं ताड़ी तारीफ कर लूँ। लेकिन अच्छा आप भी तारीफ कर दें। मुझे करने दे। अच्छा देखिए, इनकी जमात ने जब कोयटा में जलसा किया बतौर पाकिस्तानी के, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक फेडरल पार्टी जब पाकिस्तान के परचम को जाके बलूचिस्तान में बुलंद करेगी तो हमें उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए और वो हमें अच्छा भी लगना चाहिए। तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वज़ीरिस्तान भी जा रहे हैं। ठीक। वज़ीरिस्तान वाले पे मेरी रिजर्वेशन है कि आपके मुझे नीयत या जज्बे पे कभी शक नहीं है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट पे, क्योंकि आप लोग लेके जा रहे हैं और आपको भी पता और मुझे भी पता कि आपको वहाँ तक जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ गुफ्तगू नहीं करते बल्कि बंदूक की ज़बान में बात करते हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है और हमने अमन का पैगाम लेके जाना है। चले, अच्छी बात है, जहाँ तक जा सकते हैं जाएं। जब हमने कोयटा में जलसा किया तो हमें बहुत लोगों ने कहा कि ये जलसा ना करें क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चांस है, लेकिन हमने कोयटा में जाके जलसा किया। अब भी लोग हमें बहुत डरा रहे हैं कि वज़ीरिस्तान ना जाइए, लेकिन अमन का पैगाम लेके जाना ज़रूरी है, पाकिस्तान के हर कोने में ले जाना ज़रूरी है। और इसके बावजूद आप जाएंगे? ठीक है जी। सवाल माय नेम इज मुनज़्ज़ा तुफैल। माय क्वेश्चन इज कि आप लोग कहते हैं कि हम नई सोच लेके आएंगे, आप पीछे जो सियासी जो हो गया वो छोड़ दें, आगे पॉजिटिव चीज देखें, लेकिन आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो नया हो। जो कोई पीछे दूसरी अपनी पार्टी छोड़ता है वो आपकी पार्टी में आता है। ये तो वही बात हुई, चलो कुछ नहीं है तो PIT है तो उसमें चलते हैं सारे, एक ही बात हो गई। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 900, 950, 1000 सीट पे इलेक्शन होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 60 से 70% टिकट होल्डर जो होंगे वो नए लोग होंगे, और जो पुराने लोग हमारे साथ आए हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन लोग जो हैं वो हमारे साथ आए हैं। और जब हम अपना टिकट का जब हम अपना बीबी मेरी बात तो सुन लेना, और अभी हम पार्टी में इलेक्शन कराने लगे हैं, जो हम पार्टी में इलेक्शन करा रहे हैं ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान जरा मुझे गिनवाएं तो सही। जबकत साहब कितने हैं जी? वो नए चेहरे जरा गिनवाएं, अगर 2-4। असद उमर साहब, और हमारे पास असद उमर साहब आए हैं, जावेद हाशमी साहब जो बेहतरीन सियासतदान नए हैं। चेहरे, नए ये नवे की तो नए चेहरे, मुझसे पुराना मॉडल है वो। नहीं नए चेहरे, हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिनको आप नहीं जानती होंगी। नए चेहरे आपने कहा ना। नए चेहरों की बात कर रहा हूँ जिनको आप नहीं जानती होंगी। असद उमर साहब एंग्रो के हेड थे, इसलिए आप उनको जानती हैं, लेकिन नहीं, मैं इसलिए जानती हूँ कि वो नए चेहरे हैं, वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं रहे। बेशुमार चेहरे यहाँ पर बहुत सारे चेहरे बैठे हैं जो नए लोग हैं, जो नहीं मगर आप टिकट किसको देंगे? टिकट कौन से नए आदमी को देंगे? जो टिकट देखे, टिकट देने का हमने ऐसे टिकट नहीं बांटने जिस तरह बाकी पार्टियों में टिकट बांटे जाते हैं कि जो लीडर आए कहेगा वो। हम इसके ऊपर एक पूरा इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतना सीरियस पार्टी इलेक्शन
आज तक पहले कभी नहीं हुआ जो हम सितंबर अक्टूबर में करा रहे हैं। और वो उसमें हर पार्टी का जो मेंबर है वो उसमें वोट देगा। उसके बाद जो तंजीमें आएंगी वो टिकटों की सिफारिशात करेंगी, जो डिस्ट्रिक्ट तंजीम है वो सिफारिशात करेगी, और उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड जो बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट की तंजीम की सिफारिश के मुताबिक जो है वो टिकट अच्छा, ये देगा। सब अभी हुआ नहीं है और सुनामी आ गया। नहीं, तो अभी तो चलें, इलेक्शन जी, होगा जी। तो फिर सुनामी आएगी ना। तो ये सारी, और उसमें हमने एक स्क्रूटनी बोर्ड बनाया है कि अगर मैं टिकट का उम्मीदवार हूं और आपको इतराज है कि मैंने कोई करप्शन की है तो आप दरखास्त दे सकते हैं मेरे खिलाफ, और एक स्क्रूटनी बोर्ड है जस्टिस वजीउद्दीन जिसको हेड कर रहे हैं। शफकत साहब, एक सवाल है मेरा, ये आपकी स्क्रूटनी बोर्ड अगर बन गई है तो ये सरदार आसिफ अहमद अली और आजम स्वाति वाला मामला नहीं देख सकती? ये जो इसका आपने जिक्र किया ना कि ये जो दो साहबान है उनका कोई अगर आपस में ये चपकलिश है तो वो शायद पार्टी में आने से पहले से है। हम लोग अपने पार्टी मेंबर्स के जाती मामलात में हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हम दखल ना दें, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम एक नई रवायत बनाना चाहते हैं मुल्क के अंदर। और नई रवायत क्या है? वो नई रवायत ये है कि पार्टी के कैंडिडेट जो है या पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे इलेक्शन में उसको उसकी सिलेक्शन सिर्फ एक फर्द की नहीं होगी। ये कोई मौरूसी पार्टी या ये डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है जिसमें एक शख्स जो है बैठ के फैसला करेगा कि किसको टिकट मिलेगा। अच्छा, इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन करेगी और पूरा बोर्ड जो है वो बैठ के फैसला। जी साहब जी, मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ शफकत साहब को, पता इन्हें खुद भी है वैसे जी कि हर पार्टी का प्रोविंशियल और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और तमाम जमातें डिस्ट्रिक्ट से अपने उम्मीदवार को पिक करती हैं। मैं खुद अपनी पार्टी के प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी रहा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी बरसों से मेंबर हूँ, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ पार्टी लीडर, ये कहानियां बनी हुई हैं कि पार्टी लीडर फैसला करेगा फलां को टिकट दे दो। देखिए ये एक मिनट सना, मुझे एक बात करने दें। ये हम पाकिस्तानियों को ये क्यों नहीं बताते कि आज भी जो अक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पाकिस्तान की, जो इंतखाबी हलके हैं जहां से लोग मुंतखब होके आते हैं, वहां एक खास तरह की पॉलिटिकल केमिस्ट्री है और पाकिस्तान की सभी सियासी जमातें बशमूल इनके उस केमिस्ट्री के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत तब्दीली तो कर सकती हैं। ये जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ 2 या 3 बड़े घर हैं, मैं देखूंगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे जो एक सिंपल कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर को टिकट देगी, उसकी तो जमानत जब्त हो जाती है। ये तलख ग्राउंड रियलिटीज है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में सियासत करना आसान है, लेकिन अर्बन सीटें कम हैं और पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने का फैसला रूरल से कॉन्स्टिट्यूएंसीज करती हैं। ये इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों को बताया जाता है। नहीं, एक मिनट सर, एक सेकंड। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि इनकी पार्टी में प्रोविंशियल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी ख्वाजा साहब कि अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के 14 रिश्तेदार जो हैं उनको MNA MPA ना बनाए, खुदा का वास्ता। बड़ी मजे की बात है, एक सेकंड, बड़ी मजे की बात है। शफकत साहब ने एक सही सिमत में निशानदेही किया कि भाई रिश्तेदारों की पार्टी नहीं होनी चाहिए, ये असूल है कोई हो। अच्छा, हमारी पार्टी तो पुरानी पार्टी है इनकी नज़र में, इनकी अभी इन मेकिंग है। माशाल्लाह 5 न्याजी तो मैं गिनवा देता हूँ जो मरकजी सतह पे इन्वॉल्व है, अभी बर्थ हो रही है पॉलिटिकल, इसलिए जाने दें, आगे चलें। कायदा का नंबर 3 अगर हमारी सरजमीन पर मारा जाता है तो वो क्या हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारता? हमारी सॉवरेनिटी को तमाचा नहीं मारता सर? पहले आप मुझसे बात करेंगे, मुझे चांस देंगे। Don't do this. Enough. एंड वेलकम बैक टू। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर धुआंधार मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान। वापस चलेंगे इसी मुकाबले की तरफ। हमारे साथ ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है। क्विक क्वेश्चन जी सर, मेरा नाम हसीबुल हसन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान का सबसे एक मेजर इशू दहशतगर्दी है और इसकी एक बड़ी वजह एक्सटर्नल फोर्सेस की पाकिस्तान में मुदाखलत है। आप पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बयान भी देते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाते जो काबिल अमल हो? और अमेरिका के बारे में आपका जो एक पार्टी डिसीजन है वो मैं जानना चाहूँगा। थैंक यू।
एक्सट्रीमिज्म पर मेरा सवाल यही है कि देखिए आप लोगों को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने कहा अमन का पैगाम लेके वजीरिस्तान तक तो जाएंगे, लेकिन गले काटने वालों का भी हिसाब होना पड़ेगा, उनको भी जानना पड़ेगा, चाहे हमारे फौजी शहीद किए जाए, नहीं बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आज होना पड़ेगा। बैरूनी मुदाखलत है, रॉ का हाथ है, CIA का हाथ है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ड्रोन्स के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी और आप क्या करेंगे अब जो आपके साथ नहीं हैं और जो अब आपके गले काटने के ऊपर हैं, आप उनका क्या करेंगे? देखिए जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए काउंटर टेररिज्म पॉलिसी परमानेंट बेसिस पर। एक बात हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जड़ों को जानना ज़रूरी है। उसमें जहालत शामिल है, उसमें मुल्लाइज़म शामिल है, उसमें वॉर लॉर्ड्स की बाज़ जंगी कबायली रवायात भी शामिल हैं, उनमें वो इलाका गैर भी शामिल हैं जिन्हें हमने अपनी जहालत की बुनियाद पर उनको कभी रेगुलराइज नहीं किया और सेटल्ड एरिया में शामिल करने की कोशिश नहीं की। और उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के उन बाज़ जर्नैलों और अफसरों का दखल है जो अफ़गानिस्तान तक फ़तह करना चाहते थे, जो पाकिस्तान को दराए आमू तक ले जाना चाहते थे और जो समझते थे कि वो जहाद कराएं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर एक संजीदा डिबेट हो, एक संजीदा पॉलिसी मरतब की जाए, इसका भी तयन किया जाए कि पाकिस्तान की कौमी सलामती किसकी जिम्मेदारी है। क्या महज अफवाज की, क्या महज वजारत दाखिला की, क्या महज सीक्रेट एजेंसीज की, या हमें एक निज़ाम को वज़ा करना है। हमारा ये ख्याल है कि एक निज़ाम वज़ा करना होगा पाकिस्तान में। उसके लिए कौमी सलामती का बाकायदा एक अदारा कायम करना पड़ेगा जो नेशनल सिक्योरिटी को देखेगा। उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसमें वजारत दाखिला को भी, और उसमें और भी अदारे हुकूमत के आने चाहिए, कुछ पॉलिटिशियन भी होने चाहिए, टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, ताकि वो एनालाइज करें और एनालाइज करके एक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करें। एक और अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान में आपको इन लोगों से जो गले काट रहे हैं इनसे ओहदा बरा होना है, तो आपको दो टोक अंदाज में कहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान को अमरीकियों को खाली करना पड़ेगा। वो जारे फौज है, उन्होंने अफगानिस्तान पर बजोरे बाजू बजोरे असलाह कब्जा किया हुआ है। रह गए वो ग्रुप्स, आखिरी बात, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। हम ये समझते हैं उनके साथ आपको 2-3 जेहते हैं जिनमें आपको उनसे ओहदा बरा होना है। जो नहीं मानता उसका तो रियासत की रिट वहाँ पे कायम करनी चाहिए और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन री इंगेजमेंट की पॉलिसी, जो लोग नाराज़ हैं या जो ये समझते हैं कि वो जन्नत में घर बना रहे हैं, उनको कैसे उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन पे काम करके, चाहे वो ब्राइट उलमा के ज़रिए लेके आए आप उनको वापस, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। अगर कोई ये समझता है उनमें कि पाकिस्तान में उनके ब्रांड का इस्लाम होना चाहिए, तो वो जलसा करें, जुलूस करें, इंतखाबात में हिस्सा लें। वो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, इसको वो समझते हैं इसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, बंदूक रख के बात करें। इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली की पूरी तकरीर यहाँ पे कर दी है। नहीं, अभी आधी की है। अच्छा, अभी आधी की। बहरहाल देखिए सरा, हमें 2 किस्म की दहशत गर्दी के हम शिकार हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। एक है फ़िरका वाराना दहशत गर्दी, और ये फ़िरका वाराना दहशत गर्दी जो है, इसमें पिछले साल डेढ़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसमें जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं वो पहले भी थे, लेकिन अब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्रवाइयाँ हैं, वो बड़ी अजीब सी बात है कि जो आपके स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट 2 जगह हैं, आप बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तक पहुँच गई और शियास को टारगेट किया जाता है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। हम जानते हैं कि कौन है इसके पीछे। आज आप ये कहेंगे, नाम लेंगे आप, हम जानते हैं, लेकिन ये नाम आपको लेना पड़ेगा। मुझे भी ये नाम जिस तरह मैंने नाम लिया आप भी ले, आप मुझे भी उसी तहम्मुल से सुने जिस तरह आपने ख्वाजा साहब को सुना। बीच में नाम तो लेना। ठीक, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ जी कि लश्कर जंगवी अगर क्लेम करती है कि वो सेक्टेरियन टेररिज्म में इन्वॉल्व है और हम समझते हैं कि शायद इन्वॉल्व है उसमें, तो इसके लिए स्टेट कोई एजेंसीज जो हैं उनको बाकी सारे काम छोड़ के इसको फॉलो करना चाहिए। शफकत साहब, ये हमारी जंग है या अमेरिका की जंग है? ये हमारी जंग बन गई है, लेकिन ये जब शुरू हुई थी ये बना दी गई है हमारी जंग। अभी एट द मोमेंट एज वी स्पीक, जी बिल्कुल हमारी जंग भी है, लेकिन ये बना दी गई है। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ ये जो हमारी पार्टनरशिप है इस जंग में, अगर इससे निकलेंगे और जिस तरह वजीरिस्तान जाके उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे एक रास्ता खोल रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं,
वज़ीरिस्तान जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं ताकि जाके बात करें और वहाँ पे हम ट्राइब्स को मोबिलाइज करें ताकि ये जो खालिस दहशतगर्द है इनको आइसोलेट करके बाद में उनसे डील किया शफकत साहब, वो आपसे क्यों बात करेंगे? बात ऑलरेडी कर रहे हैं। नहीं, पर क्यों करेंगे? मतलब आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? इसलिए कि वो इमरान खान जिनने जो कंसिस्टेंट स्टैंड लिया है पिछले 8 साल से 10 साल से कि ये हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका ने हमारे पे ये जंग मुसल्लत की है, उसकी वजह से और ये ड्रोन अटैक्स के खिलाफ जो इमरान खान का स्टैंड है उसकी वजह से अभी भी ट्राइबल लोग जो हैं वो आके कुछ अमायदीन से बात करने का मतलब, कुछ अमायदीन जो वहाँ वजीरिस्तान से आते हैं उनसे बात करने का मतलब या उनसे कोई डायलॉग होने का मतलब आप समझते हैं यू आर गेटिंग टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर डीलिंग विद द ट्रबल मेकर्स? और अगर 8 साल से इमरान खान साहब यही कह रहे हैं तो क्या आप स्वात ऑपरेशन को कहते हैं कि गलत हुआ? पहली बात यह है हाँ। कि अगर आप सारे ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन को देखें और उसमें से आप देखें कि ये जो अलकायदा और ये फॉरेनर्स और ये लोग जो है वो कितनी तादाद है और असल पॉपुलेशन, आप उनसे बात तो करें, उनकी ज़िंदगी कितनी तबाह होगी, उनकी मैशत तबाह होगी ये ट्राइबल लोगों की, उनके वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनके कुछ कर नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी दिन रात खौफ से वो उनको ज़हनी बीमारियाँ लाहक हो गई हैं। क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम वहाँ जाएँ उनके पास और उनके साथ एक यकजहती और सॉलिडेरिटी शो करें? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी गो टू वज़ीरिस्तान। वो जो मारे गए हैं ड्रोन्स में, एक मिनट, वो जो ड्रोन्स में मारे गए हैं वो तो मुझे समझ आ रहा है, जो इनोसेंट लोग आप बात करें, कुछ बच्चे भी हैं उनमें, कुछ खवातीन भी शामिल हैं, ये जो मुल्ला बरादर और बाकी लोग हैं जो बड़े बड़े अलकायदा के नंबर 3 हैं, इनसे भी आपको सिंपथाइज करेंगे? उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। आप प्लीज अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते कि वो चंद लोगों की वजह से सारी ये कौम जो है ट्राइबल एरिया में सफ़र कर रही है। जब तक आप उन ट्राइब्स के साथ जाके एक दोस्ती, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे जाएंगे असली और 100-200 जो है वो आम आदमी मारा जाएगा। ड्रोन्स रोकना शर्त है, उसके बाद ही आप बात कर सकेंगे। इज दैट ट्रू? ड्रोन्स रोकना शर्त है। ड्रोन रोकने के लिए हमें अपनी पूरी कुव्वत, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी रोज वायलेट हो रही है। अलकायदा का नंबर 3 अगर हमारी सरजमीन पर मारा जाता है तो वो क्या हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारता? हमारी सॉवरेनिटी को तमाचा नहीं मारता? सर सना, वो हमारी नाअहली है, वो बतौर रियासत हमारी नाअहली है। और तो अगर हम उनको नहीं रोक सकते कि आपकी सॉवरेनिटी को बवाल ना करें, अमेरिका को रोक लेंगे? अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, ठीक, आपका ख्याल है कि बंदूक गोली से सारी मसले हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। बंदूक गोली से कोई मसला नहीं हल होता। अच्छा, स्वात ऑपरेशन ठीक हुआ था, गलत हुआ था? स्वात ऑपरेशन उस वक्त जरूरी हो गया था कि जब ये लोग जो थे, इन्होंने चंद लोगों ने सारी स्वात की पॉपुलेशन पे कब्जा कर लिया था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हमें तो लोगों को रेस्क्यू करना है। वज़ीरिस्तान में कब्जा नहीं किया उन्होंने, वज़ीरिस्तान में कब्जा नहीं किया। ओके जी, साथ साहब, ओके साथ साहब कोई पॉइंट जी? सुना, मेरा ख्याल है इसमें एक सेकंड नहीं, इस तरह ना करें। नहीं, यू आर ए पार्टी, ये मुंडा बदतमीज है। आप ये ना करें और बैठ जाओ। डोंट डू इट। 2.5 गुना हमारी उम्र है, तुमसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा है आगे से। बैठ दो यार। डालें यूट्यूब पे, डालें, अपनी हरकतें भी डालें जरा साथ। ये कोई तरीका नहीं है, ये लड़का बाहर जाएगा और इसके साथ वाले जाएंगे। भाई इनफ।